दोस्तों, आज हम लोग बी बी एस एच सी एल के लिए रुक्मिणी प्रकाशन का किरण प्रकाशन का सेट नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन क्या है? धर्मनिरपेक्षता शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्षता शब्द को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा दूसरा, मतलब कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम 1976 पेश किया था। इसके अंतर्गत प्रस्ताव में 3 नए शब्द आए। तीनों नए शब्द कौन कौन था? समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत 5वां होगा, क्योंकि वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च 12 मार्च 1930 6 अप्रैल 1930 से हुई थी। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भवन के डिजाइन F.W. स्टीवन द्वारा तैयार की गई है? निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण? इसका आंसर होगा तीसरा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तो टर्मिनल को ब्रिटिश मूल के वास्तुशिल्प इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम स्टीव द्वारा एक्स हैंग द्वारा एक प्रारंभिक डिजाइन से एक विपुल इटली गोथिक शैली में डिजाइन किया गया था। कौन शैली में डिजाइन किया था? गोथिक शैली में। तो निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी में लड़ा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी में लड़ा गया था? तो कौन है? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो 21 अप्रैल 1526। कब? 21 अप्रैल 1526 को हरियाणा के एक छोटे से गांव में, कहाँ? हरियाणा के एक छोटे से गांव में पानीपत के पास सत्ताधारी लोधी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य भीष्म लड़ाई हुई थी। किसके मध्य हुई थी पानीपत की प्रथम युद्ध? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पुरस्कार के द्वारा प्रदान किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा व्यास सम्मान। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991 से हुई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991 से हुई थी। यह सम्मान किसी भारतीय नागरिकों द्वारा लिखी हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। किस लिए जाता है? भारतीय साहित्य में किसी भी भारतीय नागरिक के द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को 4 लाख की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। इसमें क्या दिया जाता है? 4 लाख की नगद राशि और एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माधव गॉडगिल पैनल खालिस्तान के पर्यावरण से संबंधित है। माधव गॉडगिल पैनल खालिस्तान के पर्यावरण से संबंधित है। किससे है? ये होगा पश्चिम घाट पारिस्थितिक विशेषज्ञ पैनल, जिसे गॉडगिल समिति के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2011 में सरकार द्वारा नियुक्त एक पर्यावरण अनुसंधान आयोग है। कब इसको किया गया था? तो वर्ष 2011 में।
7वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अनुसार ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पहला। इसमें क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होते हैं। झंडे की लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात कितना होगा? 3:2 का। जो झंडे की लंबाई और चौड़ाई है उसकी अनुपात क्या होगा? 3:2 होगा। लाइफ ऑफ पाई। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर होगा यान मोर्टले। यान मोर्टल एक कनाडाई लेखक है जिन्होंने उपन्यास लाइफ ऑफ पाई के लिए मैन बुकर विजेता, मतलब इसके लिए मैन बुकर विजेता, लाइफ ऑफ पाई के लिए क्या थे? मैन बुकर विजेता के तौर पर जाना जाता है। भारत में एंजल कर खालिस्तान से संबंधित है। भारत में एंजल कर किससे संबंधित है? स्टार्टअप। भारत में एंजल टैक्स एक अनूठा कर है जहां एक स्टार्टअप को निर्दिष्ट शर्तों के तहत भारत सरकार को प्राप्त होने वाले एंजल निवेश पर एक निश्चित प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता है। भारत की नृत्य शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भारत के जो नृत्य शैली के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका आंसर होगा गोमीरा। गोमीरा क्या है? यह एक मुख नृत्य कहाँ का है? बंगाल के। ये बंगाल के दिनाजपुर जिले में प्रचलित एक ग्रामीण नृत्य है। गोमीरा कर्नाटक का नहीं बल्कि बंगाल के दिनाजपुर के एक ग्रामीण इलाके का प्रसिद्ध नृत्य है। याद रखें, मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में किस शब्द का उपयोग किया जाता है? मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होता है? हरम। हरम शब्द का प्रयोग मुगल काल में की गई घरेलू दुनिया के वर्णन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? घरेलू दुनिया के वर्णन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, चंद्रगिरी। चंद्रगिरी 1367 में 1367 से विजयनगर के शासन के अधीन था। कब से था? 1367 से। चंद्रगिरी विजयनगर साम्राज्य की चौथी राजधानी। चंद्रगिरी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की चौथी राजधानी है, चौथी राजधानी थी। अरविदा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अरविदा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा 13 का 3। ओल्विन रीडो कछुआ। ओल्विन रीडेलो कछुआ। ओल्विन रीडेलो जो कछुआ है अंडे देने के लिए एक ही समुद्र तट पर इकट्ठा होती है। ओल्विन रीडेलो कछुआ मादा कछुआएं अंडा देने के लिए एक ही समुद्र तट पर इकट्ठा होती है। यह द्वितीय समूह घोंसले के को अल्बिडो कहता है। मतलब जो अलविदा क्या है कि अल्बिडो रिवर कछुआ के जो घोंसले होते हैं अंडा देने के लिए जो एकत्रित होती है उसे अलविदा कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन है, ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? ताप्ती नदी किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये राजस्थान में। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी निकलती है दक्षिण मध्य मध्य प्रदेश राज्य में दक्कन के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दक्कन के गावलीगढ़ पहाड़ियों से निकलती है। नदी की लंबाई कितना है? 700 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से गुजरती है, गुजरात से और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। 15 नंबर क्वेश्चन होगा, हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर खालिस्तान के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें होता है? तो इसका आंसर होगा मरकरी, जिसे हम लोग पारा भी कहते हैं। तो सिंदूर को हवा में गर्म करने पे क्या होता है? मरकरी के ऑक्साइड में बदल जाता है।
लोकसभा के अधिनियम के अंतर्गत, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ खाली शाम से है। सदन का नेता का अर्थ किससे है? तो चौथा प्रधानमंत्री से। सदन का नेता का अर्थ है प्रधानमंत्री। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में, महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही है, तो कौन सा युग्म सही है? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ब्रज प्रहार। ब्रज प्रहार कहाँ हुआ था? भारत और अमेरिका के बीच में। अमेरिका। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, ये गलत हो गया। कोनन। कोनन किसका था? भारत और ब्रिटेन के बीच में, ब्रिटेन, ये भी आंसर गलत हो गया। गरुड़। गरुड़ किसका था? भारत और इंडोनेशिया के बीच में, तो ये सही होगा। और हम लोग इसे देखते हैं डेजर्ट ईगल। डेजर्ट ईगल किससे होता है? भारत और यूएई के बीच हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। भारत की पनबिजली परियोजना के, भारत की पनबिजली परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है? तो पनबिजली परियोजना के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे देखते हैं जो कंटेश्वर बांध है, कंटेश्वर बांध है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में, तो ये सही है। दुबकी परियोजना, दुबकी बांध कहाँ है? केरल में, ये केरल में है, न कि आंध्र प्रदेश, तो ये गलत हो गया। कोशी, कोशी है नेपाल में, नेपाल में, ये भी गलत हो गया। शिव समुद्रम परियोजना कहाँ है? शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में है, तो ये गलत हो गया। आंसर कौन होगा? पहला। 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? शैव संप्रदाय कौन नहीं है? तो पंचरात। पंचरात क्या है? हिंदू धर्म के एक धार्मिक आंदोलन था जो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के अंत में नारायण और विष्णु के अधीन अवतारों के विचार के आसपास उनके केंद्रीय देवताओं में उत्पन्न हुआ था। अब हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा लेड। यहाँ पर अब मैथ देखते हैं। मैथ में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक क्रमशः 75 तथा 5 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक क्रमशः 75 तथा 5 है। यदि इनका अंतर 10 हो तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका जो लघुत्तम है एक्स वाई, वाई बराबर क्या हुआ? लस गुने मस, तो एक्स वाई बराबर 75 गुने 5 बराबर 375। और यहाँ देखते हैं एक्स माइनस वाई बराबर 10। एक्स माइनस वाई बराबर क्या हुआ? 10 हुआ। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला से, एक्स प्लस वाई बराबर अंडर रूट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस क्या होगा? 4xy। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो संख्याओं का लसा, लसा और मसा दिया हुआ है। लसा कितना है? 75 और मसा है 5।
लसा है, लघुत्तम समावर्तक है 75 तथा महत्तम समावर्तक है 5 और संख्याओं का अंतर एक्स माइनस वाई कितना है 10। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर 375, एक्स प्लस वाई बराबर अंडर रूट एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई। यहाँ पे हम लोग रखते हैं अंडर रूट, ये इसका कितना 10, 10 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 375 यह, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे मान को। इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो अंडर रूट 100 प्लस 1500 बराबर 1600 अंडर रूट, तो 1600 का जो एलसीएम होगा 40, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर 40। तो संख्याओं का योग कितना हो गया 40 आंसर। तो इन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 40। अब हम देखते हैं 16 मजदूर प्रतिदिन 8 कार्य करते हैं, एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं और 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितने दिन में इस इमारत को गिरा सकते हैं। तो इसका हम देख लेंगे यहाँ पे M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो इसका आंसर कितना होगा 16 गुने 32 गुने 8, मतलब क्या होगा 16 मजदूर 8 घंटे काम करके 32 दिन में गिराते हैं, 16 मजदूर 8 दिन में काम करके, वहीं फिर से 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितना दिन में पूरा करेंगे, तो 24 मजदूर D2 रहेगा गुने 12। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, सोल्व करके आ जाएगा D2 इक्वल टू 16 गुने 32 गुने 8 बटा 24, इस सबको इधर कर दिए 24 गुना 12। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 8 या 24 4 4 16 और 4 या 12, जब इसको 4 दूनी के 8 और 12 बटा 9 दिन में पूरा होगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। यहाँ पर देखते हैं यदि SU-V-W-2967 अनुपात में है तो S प्लस U प्लस V इतना है, तो S प्लस U प्लस W का मान क्या होगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे S प्लस U प्लस V प्लस W कितना है 864, अनुपात में हम लोग इसको जोड़ते हैं कितना था 2K प्लस 9K प्लस 6K प्लस 7K बराबर 864। इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24K बराबर 864, इसको काट देंगे तो K बराबर 36 आंसर आएगा। इसको फिर हम लोग वहाँ पुट कर देंगे, जो इसका ऐड निकालना है S प्लस U प्लस W, यहाँ पे हो जाएगा इसका 2K प्लस 9K प्लस 7K के वैल्यू हम लोग 36 डाल देंगे तो इसको ऐड करके हो जाएगा 18, ये 9 9 18K, तो 18 गुने 36 बराबर 648 आंसर। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक अस्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकंड में तथा 460 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 38 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी।
तो इसको हम लोग निकालने के लिए कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे। माना रेल गाड़ी की लंबाई बराबर 100 मीटर, 340 प्लस 1/35 बराबर 460 प्लस 1/38। इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। 12920 प्लस 38x बराबर 16 100 प्लस 35x। यहाँ पे हो जाएगा 38x माइनस 35x बराबर 1600, 100 माइनस 12920, तो 3x बराबर 3180, तो x बराबर 1060, मतलब रेलगाड़ी की गति, रेल गाड़ी की गति बराबर क्या होगा 340 प्लस 1060 बटा 35 गुना 18/5, तो 1435 गुना 18/5 बराबर 144 किलोमीटर प्रति आवर। इसका आंसर हो जाएगा 144 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चार्ट में शरत क्रमगत पर y1, y2, y3, y4, y5, y6 तथा y7 के लिए पेय से राजस्व का अनुपात दर्शाया गया है। तो हम लोग को वर्ष y4 के लिए राजस्व 22,500 है, तो वर्ष y के लिए लाभ क्या होगा? तो वर्ष y4 के लिए क्या है, राजस्व 25,500 है, तो इसके लिए हमको व्यय से राजस्व का अनुपात दिखाया गया, तो व्यय आंसर हो जाएगा इसका y4 के लिए व्यय बटा राजस्व का ये अनुपात है 90 है, इसका मतलब 9/10। अब लाभ लाभ निकालना है। लाभ बराबर 10 माइनस 9/10 का 100 और 10% बराबर लाभ कितना है 22500 का 10% 2250। एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 5:2:1। एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात क्या है 5:2:1। यदि त्रिभुज का परिमाप कितना होगा 88 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की भुजाएं का लंबाई क्या होगी? तो जब हम लोग को परिमाप पता है तो परिमाप क्या होता है 5k+2k+1 के बराबर 88। के बराबर क्या हो जाएगा 88/8 बराबर 11। तो भुजा सबसे बड़ी भुजा कितना हो जाएगी 5 गुना 11 बराबर 55 सेंटीमीटर। दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में। दीपक तथा विनोद की गति क्या है 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दीपक की गति क्या होगी? तो 19:12 है, ये 88 किलोमीटर है। हमको इसके बारे में निकालना है।
तो हम देखते हैं कितना का रेशियो है, तो रेशियो 62/84 7 का रेशियो है। इससे हम लोग 7 का रेशियो निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 133 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा 133 किलोमीटर। एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के पश्चात 58.45 में बेच दिया गया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसको अंकित मूल्य हम लोग को निकालने के लिए एक्स का 87.5% बराबर 84। यहाँ हम लोग देखते हैं ये कितना है, छूट दे दिए तो ये हो गया 87.5, ये हो गया बराबर 58.45 है। तो इसको 100 हम लोग करना है तो 58.48 बटा 87.5 गुना 100। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करें तो आंसर कितना हो जाएगा 6680। 29 हम लोग देखते हैं कि 12,500 के साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में इतना ब्याज देती है, तो यदि वार्षिक ब्याज इतना है तो टी का मान क्या होगा। तो हम लोग को निकालना है टी का मान। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ब्याज बराबर समय, समय निकालना हमको, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होगा, ब्याज गुना 100 बटा दर गुना मूलधन। तो इसमें कितना हो जाएगा, ब्याज 5625 है का 100 बटा दर 7.5 गुना 12,500। इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर कितना होगा 610। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि x 22 से 30% कम हो, x 22 से 30% कम हो तथा z x से 50% कम हो, z क्या है x से 50%, तो z x में कितना परसेंट कम होगा। तो x क्या होगा, x होगा x 22 से 30 कम है, 22 से 30 कम है। मान के चलो अगर 100 है तो 22 से 30 कम होगा, x तो 70 हो जाएगा। वहीं जेड, जेड क्या है जो x से 50 कम है, तो जेड हो जाएगा x से 50 कम, तो इसका आंसर हो जाएगा 35%। तो अभिष्ट पर मतलब यहाँ हम निकालना है जेड और वाई के रेशियो में। तो जेड और वाई की जगह हम रेशियो निकालेंगे तो डिफरेंस कितना हो गया 65% का। तो 100 करेंगे गुना, तो डिफरेंस इसमें 100 है परसेंट, तो डिफरेंस हम लोग को 65 आ गया बटा 100, तो परसेंट से निकालेंगे 100 तो आंसर कितना होगा 65%। 31, यदि यदि धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार करता है तो धीरज की गति क्या होगी। तो गति बराबर दूरी बटा समय, तो 100 बटा 25 बराबर 4 सेकेंड, 4 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर होगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। नीचे दी गई पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। नीचे दिए गए क्या है, पाई चार्ट में एक देश के द्वारा वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। देश की कुल बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया है। यदि देश द्वारा प्राप्त बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है तो S5 के प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या होगी। यहाँ पर हम लोग को S5 का निकालना है, तो ये टोटल 700 है, तो S5 कितना है 12%, 12, और ये क्या है वार्षिक है, तो हम लोग इसको 100 गुना 12 कर देंगे परसेंटेज के लिए, और महीना से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। हम देते हैं 33,
33 क्या है, इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए हम लोग को यहाँ देखते हैं आंसर 4/5 भागा 5/8 माइनस 7/5 प्लस 2/15 का 3/2 भागा 5/4। इसको अब हम लोग सोल्व करते पहले, जब इसको हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो 4/5 भागा 5/8 माइनस 7/5 प्लस 2/15 का 3/2 गुना 4/5। यहाँ 2 से कट जाएगा, इसका हो जाएगा 4/5 भागा 5/8 माइनस 7/5 प्लस 2/15 का 6/5 यहाँ हो जाएगा 4/5 5/18 माइनस 7/5 प्लस 12/15 इसको अब हम लोग इसको भागा दे लेंगे। इसको जब उल्टेंगे तो यहाँ से कट जाएगा 5 5 और भागा देके हम लोग माइनस करके इसको जोड़ देंगे, ऐसे कैलकुलेशन निकाल लेंगे आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि रोहित अकेला एक कार का 1/4 32 दिन में पूरा करता है, एक कार का 32/4 दिन में पूरा करता है, तो रोहित संपूर्ण कार को कितने दिन में पूरा कर सकता है? रोहित संपूर्ण कार को कितने में पूरा कर सकता है? तो एक कार को मतलब 1/4 32 दिन में पूरा करता है, तो संपूर्ण कार को 32 गुना 4 बराबर 128 दिन में पूरा करेगा। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं का 8 गुना होती है। 7 वर्षों में क्या होती है? स्वयं का 8 गुना हो जाती है। तो ब्याज कैसे वार्षिक कितना है, तो राशि स्वयं इतना गुना हो जाएगी। तो इसको हमको निकालना है, क्या निकालना है? वर्ष। तो ए बराबर पी 1+r/100 ये फॉर्मूला निकालेंगे। तो 8p बराबर p इंटू 1/r/100 × 7 ये हो जाएगा 8 बराबर 1+r/100 7 8 4 बराबर 1+r/100 7/4। तो 4096 बराबर 1+r/100 28 पावर हो जाएगा। तो अभी संख्या वर्ष कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। सप्ताह के पहले 2 दिन के लिए शहर ए का औसत वर्षा 105 है, अगले 3 दिन के लिए 84 है। सप्ताह के अंतिम 2 दिन के लिए 49 है। शहर बी के लिए कुल सप्ताह की वर्षा 455। दोनों शहर को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या होगी? दोनों शहर की औसत क्या होगी? यहाँ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 गुने 105 प्लस 3 गुने 84 गुण प्लस 2
गुने 49 प्लस 455 बटा 7। इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 145। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है तो हानि 32% है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है, हानि 32% है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसको हमको क्रय मूल्य कितना है 1240, हानि कितना है 32%, जब क्रय मूल्य हम लोग को निकालना है तो 1240 का 68% निकाल देंगे बराबर, क्योंकि जब हानि हो जाएगा तो हम लोग को मूल रूप से जब 100 में 32 घटाएंगे तो 68% ही बचेगा, तो 68% वैल्यू 1240 होगा। उसको 100 करेंगे, 100 करने में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने में आंसर कितना आएगा 843.20। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ 840 रुपया 20 पैसा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई 28 मीटर है सेंटीमीटर है। एक जो लंब वृत्ताकार शंकु है उसकी ऊंचाई क्या है 28 सेंटीमीटर है। यदि यदि आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तो शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर एल, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर अंडर रूट 21 प्लस 28 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 441 प्लस 784 बराबर अंडर रूट 1255 बराबर 35 सेंटीमीटर। शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल बराबर 22/7 गुने 21 गुना 35 बराबर 2310 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा 2310 सेंटीमीटर। अब 39 क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रश्न क्या होगा। तो लाभ हम लोग को यहाँ पे कितना हो रहा है 30 वस्तु का लाभ हो रहा है, 30 वस्तु का लाभ हो रहा है बट 50 वस्तु ही बेचते हैं तुमको फायदा होता है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 60% का लाभ, लाभ का परसेंट 60 हो जाएगा। एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन उस लंब वृत्ताकार बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। इसका हम लोग जब सोल्यूशन करते हैं तो देखते हैं। शंकु का आधार की त्रिज्या r है, शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर r, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हो जाएगा 1/3 गुना आर स्क्वायर गुना 16 बराबर 10 का गुना 48 पाई पाई कट गया, फिर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 100 गुना 48 गुना 3/16 सोल्यूशन करके हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। आर बराबर 30 सेंटीमीटर तो व्यास क्या होगा डबल होगा तो 60 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं 41। उपयुक्त विकल्प चुनकर
बाग में रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। उपयुक्त विकल्प चुनकर बाग में रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। रामलीला मैदान दर्शकों से खाली स्थान भरा था। तो रामलीला मैदान क्या था? दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? खचाखच भरा हुआ था। 42 निम्नलिखित वाक्य में उसका प्रथम अंक संख्या 1 के रूप में व्यक्त किया गया है। शेष अंशों के क्रमानुसार व्यवस्थित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला विकल्प। इसमें क्या होगा? पहला में तुम मणिपुरी नृत्य इसको 1 होगा। उसके बाद में रास 2 3 4 इस तरह से हम लोग को सजा लेना है बात को। 43 देखते हैं। उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य का पूरा करें। तो यहाँ क्या होगा? मैं निरंतर कार्य करने क्या हो गया? व्यस्त हूँ। शराब पीकर तुमने धर्मात्मा पिता के नाम कलंक लगा दिया। वाक्य के रेखांकित अर्थ को प्रतिपादित करने के लिए सर्वाधिक उचित कौन सा होगा? कलंक का सर्वाधिक उचित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बट्टा। निम्नलिखित में से उचित क्रम पर व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित उचित क्रम पर वाक्य का चयन करें। इसका 45 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला, मनुष्य के विचारों को पूर्णता प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। मनुष्य के विचारों को पूर्णता प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने हेतु विकल्प का चयन करें। गोली लगने से खाली समय के कारण सौनिक रात भर कहलाता रहा। 46 का आंसर क्या होगा? पीड़ा से। निम्नलिखित वाक्य में पद का क्रम का अव्यवस्थित है। उचित क्रम में व्यवस्थित विकल्प का चयन करें। तो 47 का आंसर होगा दूसरा, त्याग और उपसर्ग भारतीय साहित्य का आदर्श है। जल और मानव जीवन का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। जल और मानव जीवन का जो संबंध है वो क्या है? अत्यंत घनिष्ठ है। वास्तव में जल ही जीवन है। वास्तव में जल ही जीवन है। विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का जन्म बड़ी बड़ी नदियों के किनारे हुआ है। बचपन से ही हम जल के उपयोगिता, शीतलता और निर्मलता के कारण उसकी ओर आकर्षित होते हैं। किंतु जल के नीचे नहाने और जलाशय में डुबकी लगाने में जमीन आसमान का अंतर है। हम जलाशय को देखते ही मचल उठते हैं। उसमें तैरने के लिए सर्वत्र शहर व्यक्तियों का सागरों, नदियों का और झीलों में तैरकर मनोविद करते हैं और साथ ही अपना शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं। स्वच्छ और शीतल जल में तैरने से तन स्फूर्ति ही मन की शांति प्रदान करती है। इसमें क्वेश्चन हो देते हैं। गद्यांश में दिए गए शीतल शब्द का विलोम क्या है? तो शीतल शब्द का विलोम क्या होगा? उष्ण। गद्यांश में उचित शीर्षक निम्न विकल्पों में से क्या है? उचित शीर्षक क्या है? तो ये जल क्या है? क्योंकि जल ही जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल और मानव जीवन का संबंध कैसा है? जल और मानव जीवन का संबंध तो कैसा है? जल और मानव जीवन का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। तो VHPCL सेट का हम लोग 1 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 51 से 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।